रात के कोई 11 बजे थे जब मिट्टी की सूंधी गंध के ऊपर कुछ और तैरने लगा। कुछ जला हुआ, कुछ भीगा हुआ, कुछ ऐसा जो नाम नहीं मांगता था। गांव के उत्तरी छोर पर बरगद के 3 पुराने पेड़ों के पीछे वो मकान खड़ा था। उसे गांव वाले काका की हवेली नहीं कहते थे, बस वो घर कहते थे। जब भी कोई उस तरफ उंगली उठाता तो दूसरा आदमी चुपचाप नजरें फेर लेता। बात वहीं खत्म हो जाती। कोई कारण नहीं बताता था, बस एक अनकही समझ थी। वो घर सवाल नहीं मांगता, जवाब नहीं देता। उस रात सोमेश और उसका छोटा भाई करण दोनों उसी घर की तरफ चल पड़े थे। 12वीं की परीक्षाएं अभी अभी खत्म हुई थीं। करण का रिजल्ट आने वाला था और उससे पहले जो महीना मिला था वो दोनों भाई अपने गांव भैरवपुर में बिताने आए थे। शहर की थकान, यूज्ड की किताबें, मां की चिंताएं, सब कुछ पीछे छूट गया था उस कच्ची सड़क पर जहां बस रुकी थी। भैरवपुर एक छोटा सा गांव था, गढ़वाल की तराई में। नदी थोड़ी दूर थी। रात में उसकी आवाज यहां तक आती थी, एक लगातार बड़बड़ाहट, जैसे कोई नींद में बोल रहा हो। दादी के घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। दादी ने खाना खिलाया, तेल वाला लैंप जलाया और सोने से पहले बस एक बात कही थी, उत्तर वाले खेत के पार मत जाना, रात को नहीं। करण ने हंसते हुए कहा था, क्यों दादी, भूत है क्या? दादी ने जवाब नहीं दिया था, बस लैंप की लौ को देखती रहीं, जो उस पल बिना किसी हवा के कांप गई थी। सोमेश ने वो कंपकपाहट देखी थी। उसने करण को चुप कराया। लेकिन रात के खाने के बाद जब दादी सो गईं, करण ने आंगन में आकर सोमेश से कहा, चलना भैया, बस एक बार देखते हैं। क्या देखना है? सोमेश ने पूछा। वो घर, सुना है उसमें पुरानी तिजोरी थी और 2 भाइयों ने उसके लिए एक दूसरे को। करण, बस देखने चलते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। यही वो वाक्य होता है जो हमेशा झूठा निकलता है। वे दोनों निकल पड़े। टॉर्च एक थी सोमेश के हाथ में। रात साफ थी, लेकिन चांद किसी बादल के पीछे था जो टला नहीं था। खेत पार करते हुए पैरों में ओस लगी। घास की चरमराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर घर दिखा। 2 मंजिला था, पर ऊपरी मंजिल का एक हिस्सा ढह चुका था। मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, पुराना, काला पड़ा हुआ, एक कब्जा टूटा हुआ। दरवाजा बंद था, फिर भी एक दरार से हवा अंदर बाहर सांस लेती लग रही थी। अंदर से आ रही है हवा, करण ने फुसफुसाया। बंद घर में खिड़कियां टूटी होंगी, सोमेश ने कहा। उसकी आवाज ज्यादा जोर से नहीं निकली जितनी वो चाहता था। दरवाजे को धकेला, वो खुल गया। उस आवाज ने, लकड़ी के रगड़ने की लंबी धीमी आवाज, रात को चीर दिया। अंदर धूल थी, मकड़ी के जाले थे और एक अजीब ठंडक थी जो बाहर की रात से ज्यादा गहरी थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी चूने की लिपाई थी जो जगह जगह से झड़ रही थी। एक कोने में टूटी कुर्सी पड़ी थी, दूसरे कोने में कुछ नहीं था, बस एक आयताकार धब्बा, जैसे वहां कभी कुछ था जो हटा दिया गया था। यहां कोई रहता था, करण ने कहा। रहता था, अब नहीं रहता। वो दोनों भाई, दादी के पड़ोसी बताते हैं कि। करण, बाद में। सोमेश टॉर्च घुमा रहा था। एक दरवाजा अंदर की तरफ था, शायद बैठक से आगे जाता था। उसने टॉर्च उस पर टिकाई। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके नीचे की झिरी से रोशनी आ रही थी, बहुत धीमी, कांपती हुई रोशनी, जैसे दिया जल रहा हो। भैया, सोमेश ने टॉर्च बंद कर दी। झिरी से आती रोशनी साफ दिखी, नारंगी, कांपती हुई, एक लय में। कोई है अंदर,
सोमेश ने धीरे से कहा, या था या है। दोनों खड़े रहे, पांव नहीं उठे। फिर आवाज आई, एक भारी खुरदुरी आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। एक बार रुकी, फिर एक बार। सोमेश का हाथ करण के कंधे पर गया। करण ने सांस रोक ली। घिसटने की आवाज दरवाजे की तरफ आ रही थी। दोनों पीछे हटे। एक कदम, दो कदम। टूटी कुर्सी का पाया करण की एड़ी से टकराया और वो लड़खड़ाया। कुर्सी गिरी, धड़ाम की आवाज हुई और उसी पल अंदर के कमरे की रोशनी बुझ गई। अंधेरा पूरा। सोमेश ने टॉर्च जलाई। उसके हाथ थरथरा रहे थे। अंदर का दरवाजा, जो अभी बंद था, अब थोड़ा सा खुला था। 1 इंच, 2 इंच, जैसे किसी ने अंदर से धकेला हो और फिर रोक लिया हो। करण ने भागना चाहा। सोमेश ने पकड़ा। रुक। उसकी आवाज कांप रही थी। घबरा के भागे तो ठीक नहीं। वे दोनों धीरे धीरे पीठ दीवार से लगाते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ सरकने लगे। सोमेश की टॉर्च उस अंदरू पर्दा था, पतला, सूती, हल्के हरे रंग का। बाहर रात थी, इसलिए पर्दे पर रोशनी नहीं आती थी। लेकिन उस पल सोमेश की आंखें बंद थीं तो उसने देखा नहीं, महसूस किया। एक छाया थी। खिड़की से बड़ी नहीं, बल्कि ठीक उतनी, जैसे कोई खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो। उसने आंखें नहीं खोली। उस पल उसे यही समझ आया कि अगर आंख खोल ली तो जो दिखेगा वो नहीं भुलाया जा सकेगा। वो लेटा रहा, सांस रोककर। नहीं, सांस रोकना संभव नहीं था। उसने बस सांस को बहुत धीमा कर लिया। छाती बमुश्किल हिल रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3। छाया हटी? नहीं, नहीं हटी। सोमेश को पता चला क्योंकि एक पल बाद उसे लगा कि वो भार जो हवा में था वो गया। कमरा हल्का हुआ, जैसे कोई चीज सांस छोड़ती है। सोमेश ने आंखें खोलीं। पर्दा शांत था, खिड़की बंद थी। उसने दादी को आवाज देने के बारे में सोचा, फिर नहीं दी। दादी बूढ़ी थीं, कमजोर। उन्हें डराना ठीक नहीं था। उसने करवट ली, दीवार की तरफ मुंह किया और किसी तरह थकान में रात के किसी बजे नींद आ गई। सुबह करण को कुछ याद नहीं था। वो उठा, दांत मांजे, दादी से पूछा कि नाश्ते में क्या है, और बिल्कुल सामान्य था। सोमेश ने उससे कुछ नहीं कहा, बस चाय पीता रहा और सोचता रहा। गांव में एक आदमी था, नरेश काका, जो बहुत पुराने किस्से जानता था। सोमेश उसके पास गया। नरेश काका बाहर बैठे थे, बीड़ी पी रहे थे। सोमेश को आते देखकर उन्होंने बीड़ी नीचे रख दी। उत्तर वाला घर देखने गए थे रात को? सोमेश चौंका। आपको कैसे? तुम्हारी आंखों में है, उन्होंने कहा। वो देखा हुआ डर होता है, रात भर सोने के बाद भी जाता नहीं। सोमेश बैठ गया। नरेश काका ने बताया, उस घर में 50 साल पहले 2 भाई रहते थे, हरिलाल और मनोहर। हवेली बड़ी थी, जमीन थी और एक तिजोरी थी जिसमें उनके पिता का सोना था। पिता ने मरते वक्त कहा था कि दोनों बराबर बांट लें, लेकिन बड़े भाई हरिलाल को लगता था कि सारी जमीन और तिजोरी उसकी है। छोटे भाई मनोहर को लगता था कि उसे उसका हक नहीं मिलेगा। रात के समय, ठीक ऐसी ही किसी रात, मनोहर ने हरिलाल की हत्या की, उसी अंदरूनी कमरे में जहां वो दिया जलाकर तिजोरी गिना करता था। मनोहर पकड़ा गया, फांसी हुई, लेकिन हरिलाल की आत्मा जो उस कमरे में उस दिए की रोशनी में गई थी, वो कभी नहीं गई। वो रात को दिया जलाती है, उसी कमरे में। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो भी सुनता है, देखता है और चला जाता है, उसे कुछ नहीं होता।
लेकिन जो रुक जाता है, जो जांचने की कोशिश करता है, वो उसकी जिज्ञासा को पहचान लेती है। फिर सोमेश ने पूछा। नरेश काका ने उसकी तरफ देखा। फिर वो उसके पीछे चली आती है। सोमेश की पीठ पर एक सिहरन दौड़ी। खिड़की पर? उसमें धीरे से पूछा। नरेश काका ने कुछ नहीं कहा, बस बीड़ी उठाई और दूसरी तरफ देखने लगे। सोमेश घर लौटा। दादी आंगन में बैठी थीं, कुछ बीन रही थीं। दादी, उन्होंने ऊपर देखा। रात को खिड़की पर कुछ आया था? दादी ने हाथ रोक लिया, फिर उठी, अंदर गईं, एक छोटी सी पोटली लाईं, लाल कपड़े में बंधी, जिसके अंदर कुछ सूखे पत्ते थे, धागा था और एक छोटा सा काला पत्थर। वो पोटली उन्होंने खिड़की की चौखट में खोस दी। उकेरेगी, दादी ने कहा। पर मैं तो बस देखने गया था। बस देखने जाना भी काफी होता है, दादी ने कहा। उनकी आवाज में न डर था न गुस्सा, बस एक सपाट, थकी हुई सच्चाई थी, जैसे कोई ऐसी बात कह रहा हो जो पहले भी कहनी पड़ी हो। वो दिन सामान्य बीता। करण बाहर खेलने गया। सोमेश घर में रहा। शाम को एक पड़ोसी आए, बलदेव जी। वो दादी के फिर पुराने दोस्त के बेटे थे। वो बताने आए थे कि रात उनके खेत में कुछ हुआ था। क्या? दादी ने पूछा। कोई था, उत्तर की तरफ से आया, खेत पार किया, मेरे कुत्ते रोए सारी रात। दादी ने सोमेश की तरफ देखा। सोमेश ने नजरें झुका लीं। रात को खाना खाते वक्त करण ने कहा, भैया, वो घर देखने चलते हैं कल फिर से, दिन में? नहीं। क्यों, डर गए? हां, सोमेश ने सीधे कहा। करण हंसा। फिर सोमेश का चेहरा देखा, जिस पर कोई हंसी नहीं थी, और वो चुप हो गया। रात दूसरी बार आई। सोमेश ने दादी की पोटली खिड़की पर देखी। वो वहीं थी। उसने बिस्तर पर लेटकर छत देखी। एक आदत हो गई थी, आंखें बंद नहीं कर पाता था। रात के शायद 10 बजे रहे होंगे। करण की सांसें गहरी थीं। सोमेश ने महसूस किया कि बाहर से आवाजें बंद हो गई हैं। झींगुर रुक गए थे। नदी की बड़बड़ाहट भी, जो रोज रात सुनाई देती थी, उस पल नहीं थी। जैसे सब ने एक साथ सांस रोक ली हो। सोमेश धीरे धीरे उठा, बिस्तर पर बैठ गया। उसके पांव जमीन पर आए। ठंड जो जांचने की कोशिश करता है, जो रुक जाता है। उसने करण को नहीं जगाया। वो आहिस्ता, बहुत आहिस्ता वापस लेट गया। ओढ़नी अपने ऊपर खींची, आंखें बंद कीं। उसने कोई दुआ नहीं पढ़ी, कोई भजन नहीं, बस एक ही बात थी उसके मन में, अभी हिलना नहीं, अभी कुछ नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट। झींगुर वापस आए, एक, फिर दूसरा, फिर पूरा झुंड। नदी की बड़बड़ाहट लौटी। सोमेश ने आंखें खोलीं। पर्दे पर कोई छाया नहीं थी। सुबह उठकर सबसे पहले उसने खिड़की की चौखट देखी। पोटली वहां नहीं थी। दादी को बताया। दादी ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन उन्होंने उसी दिन नरेश काका को बुलाया। नरेश काका आए, बैठे। दादी ने चाय दी। सोमेश भी बैठा। नरेश काका ने सोमेश से पूछा, रात को पर्दे की तरफ देखा था? हां। और फिर मैं लेट गया, देखना बंद किया। नरेश काका ने एक लंबी सांस ली। यही करना था। क्यों? हरिलाल की आत्मा, वो जिसे देखती है, जे बुलाती नहीं, बस देखती है। पर जो उसे देखता है और फिर भी नहीं जाता, नहीं डरता, उससे वो उलझती है। वो समझती है कि ये उसका कमरा छोड़ने वाला नहीं। पर मैं उसके घर से जा चुका था। घर से जाना काफी नहीं होता। देखना नहीं छोड़ा था तुमने। सोमेश को वो पल याद आया जब वो उस अंदरूनी दरवाजे के सामने खड़ा था, टॉर्च टिकाए,
झिरी से रोशनी देखते हुए। उसने जाना चाहा था, लेकिन देखना नहीं रोक सका था। पोटली क्यों गई? दादी ने पूछा। नरेश काका ने कहा, पोटली आत्मा को रोक नहीं सकती, बस एक रात के लिए टाल सकती है। इसने टाल दिया। अगली रात आई। अब नरेश काका ने अपनी झोली से कुछ निकाला। एक लंबा काला धागा जिसमें 7 गांठें थीं। उन्होंने उसे खिड़की के ऊपर बांधा, चौखट के पार दोनों सिरों पर। ये हटाना नहीं, जब तक यहां हो हटाना नहीं। और वो घर? सोमेश ने पूछा। उस घर की तरफ नहीं जाना। कभी नहीं? दिन में जाओ, कुछ नहीं होगा। रात को नहीं। करण उस पूरी बातचीत में नहीं था। वो खेत में गया हुआ था। लौटा तो हंसता आया। क्या हो रहा है यहां? उसने पूछा। कुछ नहीं, सोमेश ने कहा। नरेश काका आए थे? हां, दादी से मिलने। करण रसोई में चला गया। सोमेश ने नरेश काका की तरफ देखा। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों, सही किया। कुछ बातें छोटे भाइयों को नहीं बताते। बाकी दिन बीते। करण को कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद उनकी वापसी की बस थी। सुबह निकलते वक्त सोमेश ने दादी के पांव छुए। दादी ने उसका माथा थपथपाया। अगली बार सुनोगे? उन्होंने पूछा। हां। उत्तर वाला घर? नहीं जाऊंगा। दादी ने उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। उस किस्म की मुस्कान जिसमें राहत होती है, पर कोई खुशी नहीं। बस चली। सोमेश खिड़की के पास बैठा था। गांव पीछे जाने लगा। खेत, बरगद, वो उत्तरी छोर। उसकी नजर अनायास उस तरफ गई। 2 मंजिला घर दिखा, दूर से, पेड़ों के पीछे से। दिन का उजाला था। घर बिल्कुल शांत था। एक टूटी सी उदास इमारत, लेकिन उसकी ऊपरी मंजिल की एक खिड़की थी, जो ढहे हुए हिस्से के पास थी। वो खिड़की खुली थी और उसमें कोई खड़ा था। सोमेश ने नजर हटा ली। उसने दूसरी तरफ देखा। सड़क, पहाड़, आसमान। बस मुड़ी। घर आंखों से ओझल हो गया। सोमेश ने सांस ली, गहरी, लंबी। करण बगल में सो रहा था और सोमेश के मन में एक ही बात थी, जो उस पूरे सफर में उससे नहीं गई, कि उसने नजर हटाई थी, इस बार भी। लेकिन पहले एक पल के लिए, एक बहुत छोटे से पल के लिए उसने देखा था, और उस खिड़की में खड़ी आकृति का सिर उसी तरह झुका था। बिल्कुल उसी तरफ, बिल्कुल उतना, जैसे